आइए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है सब्सिडरी बुक। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस सब्सिडरी बुक का एक टॉपिक पढ़ना है हमें, क्योंकि हम लोगों ने परचेज बुक पढ़ लिया है, सेल्स बुक पढ़ लिया है, परचेज रिटर्न बुक पढ़ लिया है, सेल्स रिटर्न बुक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अब हमें पढ़ना है पांचवा बुक जो सब्सिडरी बुक में है, जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक। आया क्या बात समझ में? बिल्स रिसीवेबल बुक। तो आइए जानते हैं कि ये बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इस बुक के पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें बिल्स रिसीवेबल, इसका अर्थ क्या होता है ये पहले जानते हैं हम लोग। बिल्स रिसीवेबल का अर्थ क्या होता है, ठीक है? आइए जानते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बिल्स रिसीवेबल, उसी का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल शब्द का अर्थ अगर आप जानते हैं तो बिल्स रिसीवेबल बुक भी समझ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए समझिएगा कि बिल्स रिसीवेबल का अर्थ क्या होता है, और फिर आप सभी को हम बिल्स रिसीवेबल बुक बताते हैं, ठीक है? तो चलिए जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखो। बिल्स रिसीवेबल का अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है, और फिर बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है ये भी जान लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन ढेर सारे होते हैं, और उन सभी ट्रांजैक्शंस में हम लोग एक ये भी ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। बोलो ना, गुड्स को सेल करते हैं, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन होता है। और गुड्स को जब सेल करते हैं तो कभी कभी कैश में करते हैं, तो कभी कभी क्रेडिट में करते हैं। और अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्सिडरी बुक, तो आप लोग को मालूम होगा ना, कैश वाला तो पढ़ेंगे नहीं, क्रेडिट वाला पढ़ेंगे। तो क्रेडिट वाले के बारे में ही सोचो कि जब उधार में माल बेचते हैं हम लोग, तो सामने वाले का नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना। जैसे मान लो मोहन को माल बेचा हमने, तो क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आप सभी भी जानते होंगे या व्यवसाय से जुड़े होंगे, नहीं भी जुड़े होंगे तो बात तो समझ ही सकते हैं कि अगर हम किसी को माल उधार में बेचते हैं तो हमारे बिजनेस में जरूर कोई ना कोई ऐसा कस्टमर होता है, ढेर सारे कस्टमर हमारे पास होते हैं, तो उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा कस्टमर होता है जिसको देख के हमारे मन में डाउट होता है, पता नहीं पैसा कब लौट आएगा, उधार में बेच रहे हैं तो। ऐसा होता है कि नहीं? दिमाग में ये बात आता है कि नहीं आता है? क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है जो पैसा बार बार कहते हैं पैसा दे दीजिए, दे देंगे, हो जाएगा सर, लेकिन ये गलत है सर, है कि नहीं? बिजनेस में भी ऐसा होता है, कोई कोई उधार में सामान लेके जाता है, उसके बाद खूब दौड़ाएगा, पेमेंट हो जाएगा, अरे भाई कब होगा, पता ना कितना, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक दौड़ाएगा सब, है कि नहीं? कुछ लोग तो 1 साल से ज्यादा भी कर देते हैं भाई साहब। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोग उधार में माल बेचते हैं तो हमें किसी पर डाउट होता है। और मजे की बात तो तब सुनो जब उधार में बेचते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ही टाइम लगाते पता चलेगा लास्ट में कुछ पैसा डुबा भी दिया, नहीं हो देगा, नहीं। 5,000 का सामान खरीदा तो 200 400 500 देते देते 1 साल लगा दिया, फिर लास्ट में कहा कि अब रहने दीजिए, 500 रख लीजिए। टोटल मिला के जब पैसा देखे तो जाए तो 4,000 अभी तक हुआ है, 1,000 डूब गया। अब कह रहा है नहीं देंगे, माफ करिए, गोर पकड़ लिया, माफ कीजिए। गोर पकड़ना समझते हो? पैर पकड़ना, भोजपुरी में बोलते हैं गोर पकड़ ली। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि सर जब उधार में माल बेचा जाता है तो ऐसी परेशानियां होती हैं कि कोई ना कोई ऐसा कस्टमर हमारे बीच जरूर होता है जो इस तरह की हरकत करता है। तो फिर ऐसे कस्टमर लोगों के साथ हम थोड़ा सा सख्त बनते हैं, ऐसे कस्टमर के साथ थोड़ा सा सख्त बनते हैं, और हमको पता होता है कि यही वो कस्टमर है जो हमको परेशान करता है। तो फिर जब आगे कभी वो कस्टमर आता है हमारे दुकान पे सामान खरीदने, तो ऐसे कस्टमर को हम लोग क्या कहते हैं कि रुकिए, सामान तो आप उधार में लेके जा रहे हैं, लेकिन बताइए कि आप पैसा कब तक दे देंगे, पैसा कब तक दे देंगे। तो उनसे हम लोग एक फिक्स डेट ले लेते हैं कि आप जो भी डेट देना चाहते हैं कि इस दिन तक पैसा दे देंगे, वो डेट आप क्लियरली बता दीजिए किस दिन तक दे देंगे, ठीक है? जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए कि 2 महीने या 3 महीने
में हम आपको पैसा दे देंगे। तो हमने उनसे कहा कि चलिए ठीक है, 3 महीना का पूरा समय आपको हम दिए, 3 महीना के बाद, 3 महीना का समय दे दिए ना, 3 महीना के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद क्या होगा जी, कि उस व्यक्ति को 3 महीने का जो हम समय दिए हैं, 3 महीना बाद हम जाएंगे और उनसे पैसा लेके आ जाएंगे। लेकिन ये साधारण तौर पे ऐसा नहीं होता है कि हम कह दिए वो मान लिए, 3 महीना बाद हम जाएंगे वो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इस प्रोसेस में क्या जाता है, तो एक बिल बना के दिया जाता है। बिल, इसमें लिखा जाता है ढेर सारी बातें और बात बहुत सारी, यहाँ सिग्नेचर वगैरह होता है। आया बात समझ में, डेट वगैरह हो जाता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि सर ये एक बिल होता है जो कि हम लोग बनाते हैं ऐसे कस्टमरों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं, मतलब पैसा देने में लेट करते हैं या नहीं देते हैं, डूबने का डर रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक बिल यानी कि एक पेपर तैयार करते हैं, और ये पेपर लीगल पेपर होता है। लीगल होने का मतलब कि अगर वो पैसा नहीं दिया तो हम कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। आया बात समझ में? जितने दिन का समय दिया गया है वो दिन यहाँ लिखा जाएगा, और हम लोग सेलर जो हम लोग हैं, हम लोग उसको ऑर्डर देंगे कि ठीक है 3 महीने बाद आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप 3 महीने बाद इस दिन को आप पैसा देंगे। दिवालिया घोषित करना हमारे बस की बात नहीं होती है। हम कौन होते हैं दिवालिया घोषित करने वाले? हाँ, दिवालिया घोषित कोर्ट करता है। तो अगर कोर्ट करेगा तो फिर उसमें से जो भी पैसा हमें मिलना होगा कुछ आंशिक रूप से वो मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 40% फ्रॉम हिज स्टेट रिकवर्ड, बाकी पैसा बाय डेप्ट हो गया, पढ़े थे ना ये सा। तो वो कोर्ट करता है, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर उधार में हमने बेचा है और सामने वाला कस्टमर पैसे नहीं देता है या पैसे डुबाने का चांस हमको लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक बिल लिखते हैं जो कि एक लीगल बिल होता है, और उस पर हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या, कि जिस व्यक्ति का जो हम बेचे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और नाम लिख करके ऑर्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर्ड यू, आपको ऑर्डर किया जाता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, रुपी जितना भी होगा रुपया उतना रुपया लिखा जाएगा। आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप 3 महीने के बाद आप इस दिन पैसा देंगे, और नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, फिर आपको और दिक्कत बढ़ जाएगी। कोर्ट आप पर फाइन भी लगा सकता है, क्योंकि ये पेपर जो होता है वो कैसा होता है, लीगल पेपर होता है। समझ गए बात? तो सर ये पेपर पर हमने पूरा ऑर्डर लिख करके दे दिया, और सामने वाला जो परचेजर व्यक्ति है जिसने सामान खरीदा है उससे क्या करवा लिए, साइन करवा लिए। समझ में आया? उससे साइन करवा लिए, उससे साइन करवा लिए। अब वो व्यक्ति जो है लायबल हो गया कि अब उसको किसी भी हाल में उस दिन पैसा देना ही पड़ेगा। आया बात समझ में? तो ये जो बिल है इसमें हमने क्या किया, उससे साइन करवा लिया, और साइन करवा के वापस से ये बिल जो है अपने पास रख लिया। आया बात समझ में? तो वापस से हमने ये बिल अपने पास रखवा लिया, और फिर जब वो दिन पूरा होगा, 3 महीने का समय दिए थे ना, तो जब वो 3 महीने का दिन पूरा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो बिल लेकर के उस परचेजर के पास जाएंगे, वो बिल दिखाएंगे कि ये देखिए आपका साइन किया हुआ बिल, इस पर मुझे पैसा रिसीव करना है, आप हमको पैसा दे दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बिल वही है, एक ही बिल है, लेकिन जो सेलर है इसी बिल पर पैसा क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है, और इसीलिए इस बिल को बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है। बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है, मतलब ये एक ऐसा बिल है जिस पर पैसा सेलर क्या करता है, रिसीव करता है, तो इस बिल को बिल रिसीवेबल बोला जाता है। आया बात समझ में? लेकिन यही बिल जिस पे परचेजर ने साइन किया है, यही बिल पर जो परचेजर होता है वो पैसा क्या करता है, पे करता है, पैसा देता है ना इसी बिल पर, तो इसी बिल पर पैसा पे करता है, और इसीलिए परचेजर के लिए ये बिल क्या कहलाता है, बिल्स पेएबल कहलाता है। आया बात समझ में? बिल एक ही है, बिल दोनों अलग अलग नहीं है, बिल एक ही है। सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल और परचेजर के लिए बिल्स पेबल कहलाता है। आया बात समझ में? और ये दोनों ही हमें पढ़ना है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक।
क्लियर है बात। आप सभी को बता दें कि ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पूरा एक चैप्टर है। आप लोगों को अभी आने वाले कुछ समय बाद आपको मिलेगा एक चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको मिलेगा, पढ़ाएंगे हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीआर और बीपी की बात की गई है, मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की बात की गई है कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यह समझना था यहां पर कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। तो आपने क्या समझा कि जब कभी भी गुड्स को बेचा जाता है उधार में, तो सेलर क्या करता है कि एक लीगल पेपर बनाता है परचेजर के लिए, उससे साइन करवाता है और ऑर्डर देता है कि आप इस दिन को इस निश्चित समय में ये निश्चित पैसा आप हमको देंगे, उस दिन हम आएंगे, ठीक है। तो ये बिल पर पैसा जो सेलर है वो रिसीव करता है और इसीलिए इस बिल को सेलर के लिए क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक कहते हैं। और उसी बिल पर परचेजर जो होता है वो पैसा पे करता है, इसीलिए परचेजर के लिए वही बिल क्या कहलाता है, बिल्स पेबल बुक कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, तो अब इतना कुछ जानने के बाद आइए हम लोग लिखते हैं, जानते हैं फॉर्मेट कि बिल्स रिसीवेबल बुक कैसे बनाया जाता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बिल्स पेबल बुक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ आप सभी को लिखना है तो आप सभी लिख सकते हैं। और फिर हम लोग अब फॉर्मेट सीखेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक कैसे होता है। मिटाए क्या, बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा सा है, खतरनाक सा है। अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन दिया है बुक में, एक से अधिक दिया होता तो आप लोग परेशान हो जाते फॉर्मेट बना के। आइए बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं, फॉर्मेट, बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। ये है बिल्स रिसीवेबल बुक का बड़ा सा फॉर्मेट, इतना में भी आएगा कि नहीं पता नहीं। चलो, तो क्या क्या लिखेंगे जरा बोलते जाओ। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बिल, सीरियल नंबर, फिर बोलो ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बिल, उसके बाद डेट ऑफ ड्राइंग, उसके बाद देखना गलती से आवाज हमको ना सुनाई पड़ जाए, फ्रॉम होम रिसीव्ड, फ्रॉम होम रिसीव्ड, उसके बाद नेम ऑफ ड्रॉवर, उसके बाद नेम ऑफ एक्सेप्टर, उसके बाद टर्म ऑफ बिल, उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद हाँ वेयर रिसीवेबल, उसके बाद LF, अमाउंट, और फिर रिमार्क हाउ डिस्पोज्ड ऑफ। रिमार्क नहीं, नहीं, हाउ डिस्पोज्ड ऑफ। सीबीएसई के सिलेबस में इसी वजह से हटा दिया है।
एक्चुअली में आजकल बिल्स रिसीवेबल का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर, या मान लीजिए कि नहीं ही मिलता है। इसी वजह से बिल्स रिसीवेबल को और बिल्स पेबल को सिलेबस से ही हटा दिया है, मैंने सीबीएसई के सिलेबस से। बिहार बोर्ड में अभी भी दिया है, देखते हैं कब तक रहता है। तो ये फॉर्मेट है आपका बिल्स रिसीवेबल बुक का। आइए इसके आधार पे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो तो इसी फॉर्मेट के आधार पे हम बनाते हैं सवाल नंबर 8। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, चलिए जल्दी से बनाए खत्म करते हैं। 4 गो लाइन लिखना है, डेट्स इट। लिखा है बिल्स रिसीवेबल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल बुक। फॉलोइंग पार्टिकुलर यानी दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको बिल्स रिसीवेबल बुक बनाना है। तो फटाफट ऊपर हेडिंग के रूप में लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। उसके बाद डेट दिया है 2022 मार्च 5 को। रिसीव्ड बिल्स फ्रॉम नंदू एट 3 month फॉर 1000, यानी नंदू से एक बिल रिसीव हुआ है। नंदू से एक बिल रिसीव हुआ है, मतलब हमने कहा था ना कि सर हम सेलर हैं और हम बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं, क्योंकि हम बिल रिसीवेबल अपने परचेजर पर लिखते हैं और उससे साइन करवा के उससे एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि साइन करो कि तुम ये बात मानते हो जो हमने लिखा है, और फिर वो बिल को अपने पास ले लेते हैं, है कि नहीं। तो बिल हमको रिसीव होगा उससे एक्सेप्ट करने के बाद। तो कहता है कि एमएस, अच्छा हाँ एक बात ध्यान रखना, एक चीज बताना आप सभी को भूल गए कि यहां पर जो ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट माने पैसा कब लेना है, इसको ड्यू डेट बोलते हैं, कि पैसा रिसीव करने वाला डेट, इसको ड्यू डेट बोलते हैं। तो ड्यू डेट में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं, ड्यू डेट में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डेज ऑफ ग्रेस, और ये जो डेज ऑफ ग्रेस होता है ये 3 days का होता है, माने 3 दिन का होता है। ठीक है, मतलब कि जब भी बिल लिखा गया है, मान लो कि बिल कब लिखा गया है, पहला बिल देखो तो डेट 2022 मार्च 5 को, मार्च 5 को लिखा गया है ना। कितने दिन के लिए लिखा गया है? फॉर 3 month, 3 महीने के लिए। तो मार्च 5 से 3 महीना जोड़ो, कितना हुआ? मार्च 5 के बाद मार्च के बाद अप्रैल 5, मई 5, जून 5, 3 हो गया ना, 3 महीना। 5 जून आया कि नहीं आया? 3 महीना में आया ना। लेकिन वो 5 जून के बाद 3 दिन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा जाएगा 3 दिन का, माने 5 तारीख और 3 दिन कितना हुआ? 8, यानी 8 जून आएगा। तो यहां पर जो ड्यू डेट लिखा जाएगा वो 8 जून लिखा जाएगा। मतलब जो भी 3 महीना तुम समय जोड़े हो, 5 मार्च के बाद 3 महीना, 5 जून हुआ ना, उस 5 जून में क्या किया जाएगा? लास्ट में 3 दिन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ग्रेस जोड़ा जाएगा, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा जाएगा 3 दिन का। और ये हर कंसेप्ट में होगा, और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स जो है वो हम बताएंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाएंगे तब। आया बात समझ में? जब बेस ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे डेज ऑफ ग्रेस के बारे में कि कब कैसे लिखा जाता है। फिलहाल इतना ही मानो, फिलहाल इतना ही जानो कि जो भी ड्यू डेट आएगा आपका, जिस दिन भी बिल लिखा गया है उसके बाद नंबर ऑफ डेज जोड़ने के बाद जो भी डेट आएगा उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस को जोड़ना है। ठीक है, बात याद रहेगा ये। तो चलिए सवाल नंबर का पहला ट्रांजेक्शन लिखा है, मार्च 5 को एक बिल लिखा गया, नंदू से रिसीव हुआ है एट 3 month, 3 महीने के लिए, फॉर रुपीज 1000 रुपया। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिख दे। क्या यहाँ पर बोलो? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बिल किस दिन मिला है बोलो तो? 2022 मार्च 5 को मिला है। डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखा किस दिन गया है? तो अगर दूसरा कोई डेट नहीं दिया है तो इसी डेट को मान लेंगे, यानी मार्च 5 को ही मान लिया जाएगा। फ्रॉम होम रिसीव्ड, यानी किससे रिसीव हुआ है? नाम वहां लिखा है ना नंदू का, कि नंदू से रिसीव हुआ है, तो नंदू का नाम लिख देंगे। नेम ऑफ ड्रॉवर लिखा किसने है? बिजनेसमैन ने। अब बिजनेसमैन का नाम कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो डैश करके छोड़ देंगे। नाम अगर बिजनेसमैन का दिया रहता है तो लिख देते, नाम नहीं दिया है तो डैश करके छोड़ देंगे। बोलो ना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, बाद में मत कहना कि सर ध्यान भटक गया था, समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो। नेम ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का मतलब होता है कि लिखा किसने है बिल को। तो हम सेलर लोग ही तो लिखते हैं ना, सेलर लोग ही तो बिल बनाते हैं, है कि नहीं। तो हमारा नाम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो डैश करके छोड़ देंगे। ठीक है। नेम ऑफ एक्सेप्टर, किसने एक्सेप्ट किया है? नंदू ने, उसी से ना एक्सेप्ट करवाए हैं, तो नंदू का नाम लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद टर्म ऑफ बिल, कितने दिन का बिल है सर? 3 महीने का, तो 3 month लिख देंगे। आया बात समझ में? और उसके बाद देखो ड्यू डेट कब आएगा, तो सर 5 मार्च से 3 महीना जोड़ा जाएगा, जो भी डेट आएगा उसमें नंबर ऑफ डेज 3 दिन और जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
तो बताओ 5 मार्च से 3 महीना जोड़ो, कितना आएगा? 5 मार्च के बाद 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, और उसमें 3 दिन और जोड़ दो तो 8 जून हो गया। तो ये आएगा आपका 8 जून को। आया बात समझ में? वेयर रिसीवेबल, कहाँ रिसीव करना है, ये बात नहीं, इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है तो डैश करके छोड़ देंगे। एलएफ में कुछ लिखते नहीं है। अमाउंट कितने का है? 1000 का, काम खत्म। और रिमार्क हाउ टू डिस्पोज ऑफ, कैसे बिल को डिस्पोज किया गया, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको भी डैश करके छोड़ देंगे। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है। आया बात समझ में? तो ऐसे ही जैसे पहला ट्रांजेक्शन हमने किया, फटाफट तीनों ट्रांजेक्शन बताइए। अगला कब है? मार्च 10 को, जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा नंबर मार्च 10, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी यही हो जाएगा, मार्च 10। किससे रिसीव हुआ है बोलो? वासुदेव, वी से लिखेंगे ना, वासुदेव से रिसीव हुआ है। नेम ऑफ ड्रॉवर दिया है क्या? नहीं। नेम ऑफ एक्सेप्टर यही हो जाएंगे, वासुदेव। और बोलो 3 मंथ के लिए ये भी है, तो जोड़ो। मार्च 10 के बाद 13 जून आ जाएगा। कोई दिक्कत? 3 महीने जोड़ोगे ना, 10 मार्च में 3 महीने जोड़ो, 13 जून आएगा। वेयर रिसीवेबल नहीं दिया है, एलएफ में लिखेंगे नहीं। अमाउंट कितना है? 500, और इसमें डैश। काम खत्म। देख रहे हो फटाफट हो रहा है, जल्दी से बोलो अगला। तीसरा नंबर 15 मार्च, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी यही मान लिया जाएगा, 15 मार्च। किससे? नंदू से ही। बोलो क्या हुआ है? एक्सेप्टर का नाम नंदू। 2 मंथ, डेट बताओ कब आएगा? 15 मार्च के बाद 2 महीना कब आएगा? मार्च के बाद अप्रैल, मई। मई आया ना, तो 15 मई हुआ, उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे, 15 मई या 3 दिन, 18 मई हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें 1000 कुछ नहीं। बोलो कोई दिक्कत? अगला बोलो, चौथा नंबर 25 को, डेट बताओ, वही हो जाएगा 25। नाम बताओ, नाम बताओ। अरे नाम नहीं मालूम है क्या? लिखा है सिद्धार्थ इंडोर्स। अच्छा, सिद्धार्थ इंडोर्स टू राम्स एक्सेप्टेंस एट 60 days फॉर 500। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन को थोड़ा अलग प्रकार से समझना होगा, सुनो ध्यान से। लिखा है कि सिद्धार्थ इंडोर्स टू अस, यानी सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ने इंडोर्स यानी भेजा है। इंडोर्समेंट का मतलब भेजना होता है, भेजा है हमें। किसने भेजा है? सिद्धार्थ ने भेजा है हमें। किसका एक्सेप्टेंस? तो राम का एक्सेप्टेंस, यानी कोई ऐसा बिल था जिस पे राम नाम के व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस डाला था अपना, मतलब अपना साइन किया था कि हम पेमेंट करेंगे। राम नाम के व्यक्ति ने साइन किया था, ठीक है। तो राम के एक्सेप्टेंस वाला बिल सिद्धार्थ ने हमें भेजा है। राम के एक्सेप्टेंस वाला बिल सिद्धार्थ ने हमें भेजा है एट 60 days फॉर 500, यानी कि 60 दिन बाद उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो देखो डेट सबसे पहले 25 तारीख लिख दिए। फ्रॉम होम रिसीव्ड, रिसीव हमें किससे रिसीव हो रहा है? सिद्धार्थ ने हमें भेजा है ना, तो हमें तो सिद्धार्थ से रिसीव हो रहा है। बोलो नेम ऑफ ड्रॉवर, लिखा किसने है? सिद्धार्थ ने ही लिखा है, बिलवा तो सिद्धार्थ ने लिखा था ना। एक्सेप्ट किसने किया था? एक्सेप्टर कौन है? राम। राम का एक्सेप्टेंस था उस पर, क्या समझे? उसके बाद कितने दिन का? 60 दिन। तो 60 डेज जोड़ो वहां से 60 दिन। अब 60 दिन बोला है ना, तो 2 महीना मत मान लेना, ना 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 ना, 60 दिन जोड़ा जाएगा। 60 दिन जोड़ा जाएगा, 60 दिन जोड़ो। जोड़ोगे 60 दिन, यहां से जोड़ो। 25 मार्च के बाद, 25 मार्च के बाद इस महीने में कितना दिन बचा है? 6 दिन। मार्च में और 6 दिन बचा है ना, मार्च 31 दिन का होता है। बोलो मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अभी है 25 तारीख, तो 6 दिन इधर निकल जाएगा मार्च में, तो 60 दिन में और कौन दिन बचा? 6 दिन निकल गया तो 54 दिन। अब मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल में आ जाओ। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो अप्रैल का 30 दिन निकाल दो, तो 54 में से 30 गया, और कितना बचा? 24 दिन। तो अब अप्रैल महीना भी खत्म हो चुका है, मई में आ जाएंगे, यानी मई 24 को मिलेगा। 24 दिन मई में जोड़ा जाएगा, तो मई 24 को डेट आएगा आपका, तो मई 24 को आएगा। आया बात समझ में? अब यहाँ पर 60 डेज जो लिखा है ना, उसमें 3 दिन और जोड़ दो, मतलब कि मई 24 में 3 दिन जोड़ दो, कब आएगा? मई 27। तो 27 मई लिख दिया जाएगा, ठीक है। वेयर रिसीवेबल नहीं दिया है, अमाउंट कितना था? 500। रिमार्क कुछ नहीं दिया है, काम खत्म, डन। आया क्या बात समझ में? टोटल कर दो यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर टोटल कर सकते हो अमाउंट। बोलो कितना आएगा? 3000 रुपया। आंसर दिया है,
दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। और बिल्स रिसीवेबल बुक इस प्रकार से खत्म होता है, और आप सभी देख सकते हैं कि जैसा कि बिल्स रिसीवेबल बुक है सेम ऐसे ही बिल्स पेबल बुक बनेगा, इसी प्रकार से बिल्स पेबल बुक। ठीक है, बना के लाइएगा, घर से प्रयास करके लाइएगा, बन जाएगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। बिल्स रिसीवेबल अभी अभी हम बताए थे कि एक ऐसा बिल होता है जिस पर कि हम पैसा रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? पैसा रिसीव करते हैं, और इस प्रकार से ये हमारे लिए क्या बन जाता है? एक ऐसा सोर्स बन जाता है, एक ऐसा रिसोर्स बन जाता है जिसके मदद से हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, और इसलिए वो हमारे लिए क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। एंड दैट्स वाई वो एसेट, नहीं नहीं, ये हमारे लिए एसेट माना जाता है। मिल नहीं ना रहा है, मिलेगा 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद मिलेगा, अभी थोड़ी मिल रहा है। तो ये एक ऐसा सोर्स या रिसोर्स बन जाता है जो कि जिससे पैसा रिसीव करने वाले हैं, तो हमारे लिए एसेट बन गया, सेम एज अ डेटर। आया बात समझ में? तो यहां लिख दिया जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहां लिख दिया जाएगा डेबिट, और ये हो गया आपका अमाउंट। काम खत्म। और इस प्रकार से आपका ये बिल्स रिसीवेबल बुक जो है ये खत्म होता है यहां पर। इसी तरह से बिल्स पेबल बुक बना के लाइएगा घर से। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।